हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं एंड मेनली फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स है या फिर क्वेश्चंस है जो इस पेपर में आए हैं वो सब हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये डेट आप लोग देख सकते हैं 17/7/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था और जो टेस्ट बुकलेट कोड है वो है Q1। ओके, सो these are the few important instruction जो पेपर के ऊपर लिखे होते हैं। सो दिस इज द फिजिक्स पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। यहाँ पे 45-50 क्वेश्चन है। जो पैटर्न जो आप लोगों को पता है कि सेक्शन ए सेक्शन बी करके ईच सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, तो हम लोग अभी सेक्शन ए का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस वीडियो गonna बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट बिकॉज इसी टाइप का जो न्यूमेरिकल है या फिर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं जनरली। तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर किस एक्सप्लेनेशन के साथ वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना शॉर्ट में हो सके उतना आंसर को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोग देख सकते हैं, मैचिंग दिया है लिस्ट वन लिस्ट टू के साथ। तो ये जो टाइप का यहाँ पे लिस्ट दिया है, तो आपको ये वेवलेंथ का वैल्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैल्यूज आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सो दिस इज द अल्टीमेट आंसर। अगर ये टेबल आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग, मेरा और एक वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, वो देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया है। वो ट्रिक के हेल्प से आप लोग इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का रेंज। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। जैसे कि AM रेडियो वेव का है 100 मीटर का वेवलेंथ, माइक्रोवेव्स का सबसे कम है 10⁻⁻2 मीटर, इंफ्रारेड का -4 है और एक्सरे का 10⁻−10 है। यानी कि सबसे कम है एक्सरे का। यस, सबसे कम है एक्सरे का। ओके, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा रे का तो सबसे कम है, वो हम लोग को पता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, और गामा रे का जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस एट सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो। ओके, जो फिगर दिया है आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर पे दोज प्रोसेस आर एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकैरिक। तो आइसोकोरिक, सो यहाँ पे बोला है कि इन चार में से ये ग्राफ देख के बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन से है। ठीक है, तो वन द कर्व विच रिप्रेजेंट एडियाबेटिक, अभी क्वेश्चन में बोला है कि एडियाबेटिक कौन सा है। देखो एडियाबेटिक, सो नंबर 1 जो कर्व है वो क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि आइसोकोरिक, आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक तो ये दोनों तो नहीं होगा। आइसोथर्मल और सॉरी एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक वाला कार्ब जो है थोड़ा स्टिफर होता है कि नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ से जाते हैं। सो दिस इज द एडियाबेटिक। सो सिंपल आइडिया यहाँ पे लगाना है, और ये है आइसोथर्मल। जैसे कि कार्नोट इंजन में भी हम लोग एडियाबेटिक और आइसोथर्मल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और एडियाबेटिक क्या है, वो थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। नंबर 2 ग्राफ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्लास 11 के टॉपिक से यहाँ से पूछे गए हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम इतना आरपीएम टू इतना आरपीएम चेंज हुआ इन 16 सेकेंड। अगर आप लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं पता तो ये आप लोग नहीं कर सकते। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी एक्चुअली। सो ओमेगा 1 को हम लोग यहाँ पे रोटेशन पर मिनट में दिया गया है, तो हमें रेडियन पर सेकंड में लेना है। रेडियन पर सेकंड कैसे लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2π/60 से दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकलेगा। हाँ, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आंसर मिलेगा 4π। वेरी सिंपल है, 2 मिनट का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, वेरी सिंपल, तो फॉर्मूला बेस्ड ही है ये। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो सेमीकंडक्टर, क्लास 12 का सेमीकंडक्टर डिवाइस से ये क्वेश्चन दिया है, ABC। ओके,
ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि पी एन पी एन पी एन एन पी एन पी एन पी, सो इन तीनों में डिफरेंट कॉम्बिनेशन का डायोड लगाया गया है, राइट। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू पी एन जंक्शन आर इक्वल इन, किन दो सर्किट में इक्वल रहेगा, ठीक है। किन दो सर्किट में इक्वल रहेगा, देखो ए सर्किट में देखो यहाँ पे एन पी लगा हुआ है, राइट। और सी सर्किट में देखो पी एन लगा हुआ है, तो दोनों को एक ही सेंस बनता है ना, बट एन एन में क्या होता है, ये दोनों एक साथ बन जाता है एन एन, राइट। सो ये नहीं बनता है सेंस, दैट मीन्स यहाँ पे बोथ ए एंड सी विल बी द आंसर, वेरी सिंपल। सिंपल, जस्ट 10 सेकेंड का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी एन जंक्शन विल बी सेम इफ आइदर बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस और बोथ आर रिवर्स बायस, तो इसीलिए ये होगा। ओके, सो ये वेरी सिंपल है। बाइकॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल म्यू दिया है इतना। सो हम लोग को पता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज व्हाट लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे एवरीथिंग आर गिवन, सो पी हम लोग निकालेंगे, सिंपल, ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। सो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसका आंसर सबसे बढ़िया होगा अगर आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन पे पॉज करके आप लोग खुद ट्राई कीजिए कि आंसर आते हैं कि नहीं। मैं तो आंसर यहाँ पे देख ही रहा हूँ, ओके। तो इससे आप लोग को एक हेल्प होगा, यानी कि एक प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ मोमेंटम के साथ, वेरी सिंपल, इतना इसी क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ आता है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट से आया है, डुअल नेचर ऑफ मैटर पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज टेम्परेचर, सी द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे, ठीक है, जो जनरली 1 मिनट के अंदर 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो मैं आंसर वाला पार्ट पढ़ता हूं यहाँ पे, क्योंकि 3 नंबर दिया हुआ है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, यानी कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ कोलिशन, ठीक है, कोलिशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ कोलिशन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर में इंक्रीज होगा। वेर एज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ओके, 8 नंबर, ओके, ये देखो ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, फ्लूइड वाला पार्ट से, क्लास 11 का फ्लूइड वाला पार्ट से पूछा गया है क्वेश्चन। स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस, जहाँ पे स्टोक्स लॉ है, द कर्व ऑफ ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड जो है एक फंक्शन ऑफ टाइम रहता है। अभी बताओ यहाँ पे क्या होता है, देखो स्टोक्स लॉ क्या बोला है कि अगर एक बॉल को हम लोग लिक्विड, विस्कस लिक्विड से छोड़ देंगे, तो ये कुछ देरों बाद, कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, जिसका नाम है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। सो यहाँ पे ए बी सी डी ग्राफ दिया है, सो बी ग्राफ जो है देखो, बढ़ के, बढ़ने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू चला गया, यानी कि इस पोर्शन को बोलेंगे व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर इसका जो फॉर्म है, अगर आप लोग को पता है, 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से था जी, ठीक है, ऐसा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ईच एंड एवरी टॉपिक से, छोटे छोटे टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ईच एंड एवरी पोर्शन को रिवाइज रखना, दिमाग के अंदर रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए कुछ हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना ये सब तो नहीं होगा ना। तो जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलाज को लिख लिख के, एक पेज में लिखो और वो चिपकाओ, दीवार पे, वॉल पे चिपकाओ,
जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा चिपका के रखा है मेरे साइड वाइड पे, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल पे चिपका, ताकि तुम जब भी देखोगे ना या फिर ऐसे ही बैठे रहोगे तो ये दिमाग में प्रोसेस होता रहेगा, तुम्हारे आंखों के सामने रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ ये इसका डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन एनालिसिस से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो ये डेफिनेटली मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अभी इसके लिए क्या सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, देखो। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सी इक्वल टू 1/रूट रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सी का हम लोग को पता है, एप्सिलॉन नॉट का हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला से, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इस फॉर्मूला से एप्सिलॉन नॉट हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे न्यू नॉट का जो वैल्यूज है वो निकल के आ जाएगा। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट, ये तो सबसे इजी है। इनपुट अगर 60 होता है, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? हाफ वेव में 60-60 रहेगा ना, फुल वेव में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, सिंपल। 11th नंबर, द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, टेंशन को डबल कर दिया, देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग। अभी देखो, इसके लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये क्या है? म्यू। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, याद रखना, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ। सो म्यू, अच्छा, म्यू के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ पे टेंशन को डबल कर दिया। तो टेंशन को अगर हम लोग डबल करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे रेशियो ले लेंगे इनिशियल बाय फाइनल, तो हम लोग को 1/√2 आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट। शेल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट। अभी देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, मैंने बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर या फिर फोर्स, वो वाला लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का जेई मीन्स के पार्ट में क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। जहाँ पे जब भी देखोगे ना कि ये एक्सप्लोड हो गया, ये टूट गया, तब मोमेंटम का कंसेप्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर काइनेटिक एनर्जी, उस तरीके का पार्ट। ओके, 3 फ्रेगमेंट जिसका रेशियो है, ये रेशियो में, इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद v, द स्पीड ऑफ द थर्ड यानी कि लाइटर वन, इसका वेलोसिटी कितना रहेगा? अभी देखो, इसके लिए क्या रहेगा, देखो। टोटल मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, हम लोग को पता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो, क्योंकि सब रेस्ट में था ना, उसके बाद अलग हो गया, तो फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी जीरो। सो शुड ऑल्सो बी जीरो, मतलब कि यहाँ पे तो मूव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का काम आएगा, राइट। सो डायरेक्शन का काम अगर आता है तो देखो, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा ट्वाइस एम पी, राइट। और मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा व्हाट? ट्वाइस एम पी। क्योंकि देखो, अगर एक बॉल यानी कि शेल जो भी हो, वो अगर टूटता है तो एक डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, एक डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, एक डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, राइट। ओके, सो अगर हम लोग एक्स एंड वाई डायरेक्शन को देखते हैं, ट्वाइस एम भी एक ही जो बॉल है, देखो, जिसका ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये सपोज जेड एक्सिस में गया, तो एक्स वाई एक्सिस में ये दोनों मिल रहा है हम लोग को, तो नेट जो मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जिसका वैल्यू आ जाएगा 2√2, वेरी सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg 20 kg respected, connected to the two ends of a rigid rod of length इतना, with negligible mass, the distance of the center of mass from the system। वो तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, एक्सियम, चैप्टर 7 क्लास 11 का पार्टिकल वाला पार्ट, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट से आया है, m1x1 प्लस m2x2। वेरी सिंपल है, इससे हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सोप बबल का जब भी नाम आता है 4T/R या फिर 2T/R, वो लिक्विड बबल के लिए है। तो
इस तरीके का फॉर्मूला फटाक से दिमाग में आना चाहिए। सो बबल एक्सपांड, द प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा? अगर एक्सपांड होता है तो डिक्रीज करेगा ना, वॉल्यूम एक्सपांड होगा। तो बॉयस लॉ ने बोल दिया है, सिंपल सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड, ये लगता है कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट। ये एनसीईआरटी में इसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था। लिफ्ट प्लस पैसेंजर का ये मास है, इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू लिफ्ट कितना होगा मिनिमम पावर? तो सिंपल है, ये फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है ना। तो देखो मैक्सिमम लोड जो है इतना है, जिसमें लिफ्ट प्लस पैसेंजर भी है, राइट, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अभी देखो जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक होगा इसका वेट प्लस ये जो क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों का ऐड हो जाएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू निकल कर आता है, ये फोर्स अपवर्ड में देना पड़ेगा, तो मिनिमम यहाँ पे जो पावर चाहिए, पावर का फॉर्मूला है एफ भी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ भी कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा 1। ओके, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल टू हम लोग को ये मिल जाएगा। दिस इज 1.5 को मैंने 3/2 लिखा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, वेरी सिंपल। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रॉन लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरी सिंपल, ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ठीक है, सिंपल, हम लोग को पता है ऑलरेडी। When two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on photoelectric metal, their stopping potential are Vs by 2 and Vs. Okay, the threshold frequency for the metal कितना होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पे? देखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम लोग लगाते हैं, जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इसको हम लोग लिखते हैं ई वी नॉट या फिर ई वी एस एच न्यू माइनस थ्रेशोल्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं, दिस इज द इक्वेशन 1 इसको लेके, ठीक है, न्यू एंड वी बाई टू को लेके, एंड सेकंड जो है वो इसको लेके बनाते हैं वी बाई टू एंड वी एस। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे देखो यस, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, हम लोग को इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों से हम लोग को ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू हम लोग को मिलता है, वी नॉट इक्वल टू 3 न्यू बाई 2, ठीक है, 3 न्यू बाई 2 दैट मीन्स 4, ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। सो ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्गली फ्रेम्ड, द वैल्यूज ऑफ स्टॉप एंड पोटेंशियल शुड बी इंटरचेंजेबल, ठीक है, वो क्वेश्चन का गलती है, तो हम लोगों ने तो न्यूमेरिकल कर लिया। लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट, न्यूमेरिकल। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हम लोग को पता है, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना, एन बाई एल, ठीक है। तो ये कंप्लीटली फॉर्मूला के ऊपर है, रेडियस दिया है मिलीमीटर, इतना टर्न्स पर एम एम ये दिया हुआ है, तो बिठाओ हम लोग को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इतना वेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल डायरेक्ट आंसर, और अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, द एलिमेंट एक्स इज वेरी सिंपल, इसको इक्वेट करो हो जाएगा। ये क्या है? पॉजिट्रॉन, और ये गामा, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कॉन्जर्वेशन लगाओ, ये हो जाएगा। तो देखो ऊपर तो है ही नहीं, तो ए बन जाएगा 22, सिंपल। और यहाँ पे जैसे कि +1 है ना, तो +1 अगर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा इससे एक कम, यानी कि 10 हो जाएगा, और ऊपर 22, वेरी सिंपल, कॉन्जर्वेशन लॉ, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड कुछ दिया है। स्टेटमेंट 1 में बोला है कि बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इनफाइनेटली करंट एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। ये क्या है? करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कोलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स आइडियल, देखो, while the latter being produced by vector। अभी देखो
वेक्टर सोर्स क्यू। अभी क्यू क्या वेक्टर है? नो, वेक्टर नहीं है। क्या आइडियल स्केलर है? नो, आइडियल हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? आइडियल क्रॉस आर, यानी कि ये वेक्टर है यार, करंट एलिमेंट है इसका नाम। तो करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, सो ये इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, यानी कि चैप्टर 7 से देखो दो क्वेश्चन ऑलरेडी मिल गया है। जाइरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क का कितना है? डिस्क का होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ओके, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेस। रेडियस ऑफ जाइरेशन थ्रू इट्स डायमीटर, थ्रू इट्स डायमीटर कितना होगा? सो ये हम लोग को पता है, k इज इक्वल टू रूट आई बाई एम, तो k इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, ओके। नेक्स्ट, अलोंग द डायमीटर, अगर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे के निकालना होगा, उसके बाद हम लोग को जो आंसर है वो मिल जाएगा। सिंपल है। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने मेरे मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, क्या होगा? पीक वैल्यू तो ऐसे ही है ना, रूट टू टाइम्स आर एम एस वैल्यू, है कि नहीं? आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नोट हो जाएगा रूट टू इंटू आई आर एम एस, वेरी सिंपल। एनर्जी विल बी आइडेंटिकल रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। 1 घंटा में कितना होगा एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंज, हाँ इस टाइप का वेव ऑप्टिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 8 फ्रिंज इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, इतना वेवलेंथ दिया है, अब चेंज हुआ है इतना, देन द नंबर ऑफ फ्रिंज, नंबर निकालना है, ठीक है। सेम रीजन, यानी कि यहाँ पे जो है सेम रीजन ऑफ द स्क्रीन, सेम रीजन ऑफ द स्क्रीन, यानी कि वाई जो हम लोग यूज करते हैं वो इक्वल दिया है। तो इस तरीके से 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। 8 टाइम्स बीटा हो जाएगा, बीटा यानी कि सो एन टाइम्स बीटा 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं इस तरीके का निकल के आता है, सो एन हो जाएगा 12, ठीक है। सो एक्चुअली ये फॉर्मूला वाई एन जो हम लोग को पता है, एन लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला से दिया है। इसको हम लोग लिखे हैं एन बीटा, क्योंकि बीटा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा डी बाई डी, वेरी सिंपल। चलो, स्क्वायर लूप 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओहम इज प्लेस्ड, ठीक है, in a magnetic field of 0.5 Tesla in a plane of loop perpendicular to the direction of magnetic field. The magnetic flux through the, ये कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। तो बी है इतना, ये क्या है? एरिया, तो एरिया ऑलरेडी है 1 मीटर। सो वेरी सिंपल, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है बट ये जेन्युइनली ये सिंपल है। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? टू रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम 200 ओहम are connected in parallel में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओहम टू दैट ऑफ 200 ओहम इज गिवन बाय, थर्मल एनर्जी कितना है? यानी कि यहाँ पे देखो, थर्मल एनर्जी यानी कि क्या, एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई टी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक सेम इलेक्ट्रिक सर्किट में और पैरेलल में, याद रखना है पैरेलल में अगर रखते हो तो वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग v इज इक्वल टू आई आर, यानी कि E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, बट हम लोग अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये फॉर्मूला में क्या होता है, v कांस्टेंट रहता है, ठीक है, i इज नॉट कांस्टेंट पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पे बोला है पैरेलल, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पावर से भी कर सकते हो या फिर एनर्जी से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में इस तरीके का रेशियो आता है, ऑलरेडी हम लोग को पता है 1:3:5 वो होता है, ठीक है, वेरी सिंपल, इसको करना नहीं पड़ेगा। तो अगर करते हो तो इस तरीके का सम आ जाएगा, तो करने से तो ठीक है, नहीं करने से डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स इतना, when placed at particular point the magnitude of the gravitational field intensity बोला है, देखो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है m इंटू ई, यानी कि मास इंटू इंटेंसिटी, ठीक है। यानी कि हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी
फोर्स बाय मास होता है, फोर्स बाय मास। ठीक है, तो फोर्स हम लोग को ऑलरेडी पता है इतना, मास है तो इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, एट एन एंगल 60, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। बहुत इजी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, √3, क्योंकि देखो हम लोग को क्या पता है कि इंसिडेंस आई गिवन है, म्यू गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, है कि नहीं। ये कहाँ से आया बताओ, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, ये आया ब्रूस्टर एंगल से। ठीक है, आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, तो ये पोलराइजेशन का पार्ट है। पोलराइजेशन कहाँ पे है, ये मिलेगा आपको वेव ऑप्टिक्स में। एक्चुअली ये वाला पार्ट सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है इस बार, सो नीट का सिलेबस देखना पड़ेगा इस बार का, क्या ये चैप्टर है, तो अगर है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन लाइट प्रोपागेट्स थ्रू मेटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, v इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, तो ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले ही लिख के दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा, वो था वैक्यूम में, ये हो जाएगा एक मीडियम में। होलो कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव इक्वल चार्ज, दोनों में इक्वल है, तो पोटेंशियल वुड बी क्या हो जाएगा, जिसमें छोटा होगा ना, यानी कि जिसमें छोटा होगा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि हम लोग को पता है ना k/r, ये फॉर्मूला पता है, सो डेफिनेटली v प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतना मीटर एंड रेडियस ये दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया है ये, द करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया है ये, तो करंट डेंसिटी कितना है, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला नहीं होगा, J इक्वल टू सिग्मा ई हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो डेंसिटी दिया है, सो यहाँ पे हम लोग अगर इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो हम लोग को जो करंट डेंसिटी है वो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू हम लोग ये बिठा सकते हैं, टोटली बेस्ड ऑन चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और ये वाला पोर्शन मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये जो वीडियो आपको देखने के बाद फुल ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल 30 एंड 45 विथ एक्स एक्सिस एंड शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी देता है स्लोप, ठीक है, तो स्लोप देता है, स्लोप यानी कि टेन थीटा मिलेगा, तो टेन थीटा का हम लोग रेशियो कर लेते हैं ना, आंसर मिल जाएगा, वेरी सिंपल। आइडिया देखो, आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव क्या है, इन दोनों का ही डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है, रेडियन स्टेरेडियन, ठीक है, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट T1 T2 with the energy of electron first and second excited, हाँ एटॉम वाला पार्ट of hydrogen atom respectively according to Bohr model of atom ratio of T1 and T2। देखो T1 and T2 कितना होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, अगर मुझे याद है कि T जो है प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये T नहीं, फ्रीक्वेंसी है n क्यूब, T है 1/n क्यूब, ठीक है, T इज, ये जो मैंने लिखा ये होगा 1/n क्यूब, ठीक है, 1/n क्यूब, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 3, तो 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि हम लोग को मिलेगा 9 और यहाँ पे मिलेगा 4, तो आंसर तो ऐसे ही मिल रहा है 9:4, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी। ओके, सेक्शन बी जनरली यहाँ से 10 क्वेश्चन करना पड़ता है हम लोग को, सो सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में क्या है कि मैचिंग दिया है, फिर से यहाँ पे क्या है, मैचिंग किसका, डायमेंशन एनालिसिस से, तो डायमेंशन एनालिसिस से एक एक करके करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे
यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन से पूछेगा, तो बहुत इजी है, सिंपल सा है, क्योंकि ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक बार निकालो। पोटेंशियल एनर्जी तो यानी कि नॉर्मल एनर्जी, सो पोटेंशियल डिवाइड बाय मास करने से हो जाए Gm/r। तो इंटेंसिटी वो भी सिंपल है, ठीक है। फोर्स बाय मास है, फोर्स बाय मास, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी सिंपली हम लोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ दिया है L1 L2 starts vibrating in phase. At some instant, two of that are mean position at same phase. Okay, the minimum number of vibration of the shorter pendulum, after which two are again in phase. Next कब आएगा, ठीक है, at the mean position। एक बार mean position में तो आ गया at some instant, तो नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना होना चाहिए शॉर्टर पेंडुलम का, मतलब इसका कितना होना चाहिए नंबर, ताकि ये दोनों मीन आ जाए। तो देखो टाइम पीरियड दोनों का सेम हो जाएगा ना नंबर के बाद, N1 T1 इक्वल टू N2 T2, सेम इक्वेशन है बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं टाइम पीरियड के ऊपर, ठीक है, केपलर लॉ यूज करके ग्रेविटेशन में। तो ये है सिंपल आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब बिठाएंगे वैल्यूज, तो इस तरीके से मिल जाएगा N1 एंड N2, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 11th, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इतना लेंथ ब्रेक दिया है, राउंडिंग ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो देखो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, ठीक है, ये याद रखना है। तो सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 है, राइट। तो दो सिग्निफिकेंट वैल्यू वाला आंसर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे है 2, तो यह आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। हर समय याद रखना कि सबसे छोटा जो होता है उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू देखना पड़ता है। यहाँ पे दो वैल्यूज है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट वैल्यू देखा जाता है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो रखा जाता है, उतना तक याद रखना बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39th, बॉल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, ओके, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। द स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, वेरी सिंपल है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाला पोर्शन नहीं रहता है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू V cos थीटा। V है cos थीटा, बिठाओ आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इस टाइप का क्वेश्चन तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारा मैंने प्रैक्टिस करवाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे आंसर डी मॉर्गन थ्योरम से दिया गया है। तो देख सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम क्या है कि a प्लस बी होल बार होने से a बार डॉट b बार हो जाता है, और a डॉट b होल बार होने से a बार प्लस b बार हो जाता है, जस्ट चेंज हो जाता है, ये है डी मॉर्गन थ्योरम। तो इन दोनों को यूज करके यहाँ पे दिया है, आप लोग एक एक करके ट्राई भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल है। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है, मेरे वीडियोस आप लोग को देखने से मिल जाएगा सेमीकंडक्टर डिवाइस में। तो फ्रॉम एम्पेयर सर्किटल लॉ, for a long straight wire of circular cross section carrying steady current, the variation of magnetic field inside and outside the region wire is very very important। अगर आप लोगों को थोड़ा याद है, इस तरीके का एक फिगर था, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ पे कितना होगा, ठीक, ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी सॉल्व, यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो अंदर जो होता है याद रखना, ग्राफ इस तरीके से था, ऐसे जाके ऐसे अप टू ये वायर का रेडियस जो है इतना तक, यानी कि अंदर जो है लीनियर होगा और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अंदर जो है लीनियर होगा, लीनियरली इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीज करेगा 1/r फॉर्म में आउटसाइड द रीजन, ठीक है, याद रखना है। देखो ये वाला है आउटसाइड और ये वाला है इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट 42, एलसीआर सर्किट, एसी से तो क्वेश्चन आएगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कितना है, ओके। एलसीआर जो दिया है एल सी आर दिया है कनेक्टेड टू एसी, वी दिया है यानी कि यहाँ पे वी नॉट है। रेजोनेंट, इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज वी नॉट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज वी, देन वी और वी नॉट के बीच एक रिलेशन। तो हम लोग को ये पता है रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे बिठाने से हम लोग को फ्रीक्वेंसी सॉरी हाँ ओमेगा मिल जाएगा,
तो ओमेगा अगर मिलता है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हम लोग को पता है। ये बिठाने से हम लोग को ओमेगा यहाँ पे मिल जाता है और ये मिल जाता है न्यू। ठीक है, न्यू यानी कि सेकंड पार्ट का। वेरी सिंपल है दोनों क्वेश्चन। 2 point charge minus q plus q are placed at a distance, okay। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r कितना होता है? बहुत ही इजी है ना। 1/r³ फॉर्म में ये चलता है, p/r³। आप लोगों को पता है 2p/r³, 1/4π/2 2p/r³। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट assertion reason, okay। assertion पढ़ते हैं। the stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material। definitely shear modulus जितना ज़्यादा होगा उतना stretching होगा, तो ये assertion correct है। रीजन में देखते हैं, द कॉयल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसिल स्ट्रेंथ देन स्टील। कॉपर और स्टील में कौन ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा है? स्टील में। अगर आप लोग को थोड़ा याद है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, तो यहाँ पे गलत दिया है रीजन। ठीक है, मोर टेंसिल किस में होगा? स्टील में ज्यादा होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न्स, ये टर्न्स नंबर दिया है, एवरेज रेडियस दिया है, रोटेटिंग अबाउट ये दिया है ओमेगा इन ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, इतना ये दिया है बी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द आर दिया है इतना, देन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट। तो देखो ये है इन टर्म ऑफ कॉइल, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स एन बी ए बिना सॉरी एन बी ए मतलब एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, फाइव ई अगर आप लोगों को पता है इसका, हम लोग क्या करेंगे, ये जनरली एसी मोटर में करते हैं। तो देख सकते हैं कि ई इजकल टू फैराडे लॉ लगा के डी फाई डी टी, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा हम लोग का ई एम एफ। ठीक है, तो आई हो जाएगा ई बाई आर, तो ये बन जाएगा फेरस। मैक्सिमम मतलब साइन वाला पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 1, जब 90 डिग्री होता है। तो वैसे भी यहाँ पे दिया गया है वर्टिकल कंपोनेंट ऑलरेडी गिवन है, यानी कि बी गिवन है। अगर हम लोग सब कुछ यहाँ पे बिठाते हैं, आंसर मिल जाएगा 1। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, 2 मिनट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेनिंग इतना केजी ऑफ एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इफ द मॉलिक्यूल फोर्स वेनिश अवे इज कितना होगा? तो देखो ये हम लोग के पास फॉर्मूला है, वी इतना है, टी ऑलरेडी हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होता है। ठीक है, प्रेशर जो है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग वो बिठाएंगे हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा। वेरी सिंपल। और यहाँ पे कैलकुलेशन है, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? H2, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो प्लस करने से 18 बन जाता है। राइट, हम लोग को ये ऑलरेडी पता है 18U या फिर 18G, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटेंस C इतना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक को डिस्कनेक्ट करके अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इसके साथ कर दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? वेरी सिंपल, ये मैं अभी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। क्यू इक्वल टू सी बी करके क्यू हम लोग निकालेंगे, और ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला इस तरीके से करते हैं। तो ये करने के बाद ये आ जाएगा टोटल एनर्जी, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हाई फॉर मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स, पी एंड क्यू क्या होगा? एक्स एंड वाई, एक्स का मोस्ट प्रिसाइज अननोन रेजिस्टेंस का, तो P और Q का वैल्यू कितना होना चाहिए? P और P देखो एक लाइन अगर मुझे याद आ रहा है कि ऑल द 4 आर शुड बी इन सेम फिगर, यानी कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर में यानी कि X P के समान, P Q के समान, यानी कि शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। ठीक है, होना चाहिए। दिस इज द आंसर। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया सेपरेटेड बाय ये बाउंड्री है, ओके। स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया इतना इतना, क्रिटिकल एंगल कितना होगा? तो हम लोग को पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पता है कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे
यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पे दोनों का निकालते हैं, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से साइन एन सी का इन्वर्स ये निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आइडिया के साथ यहाँ पे बोला है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पार्ट। आई होप ये नीट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग को बहुत हेल्प करेगा नेक्स्ट फ्यूचर एग्जाम के लिए। ओके, सो न्यूक्लियस ऑफ मास दिया है, इतना स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियाई, ये दोनों में स्प्लिट हो गया है। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू डॉटर, देखो रेडियस का फॉर्मूला ये है न्यूक्लियस पार्ट में, ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ आप लोग के साथ। तो इस पे अगर हम लोग बिठाते हैं तो मास नंबर जितना है यहाँ पे 125 60 जैसे ही दिखाई दे रहा है, ये 5 क्यूब हो रहा है और ये 4 क्यूब हो रहा है, राइट। तो 5:4 आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो हार्डली मुझे लगा कि 40 मिनट लगा, तो आप लोगों के पास जनरली 1 आवर से ज़्यादा ही रहेगा, 1 आवर 1.15 रहता है अप्रोक्सीमेटली। 1 आवर अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं तो आप लोग के पास ऑलरेडी 20 मिनट एक्स्ट्रा है। तो उस मिनट इस टाइम में आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो पार्ट है आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके कमेंट के हेल्प से ही मैं नेक्स्ट वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके का वीडियो आप लोग को चाहिए, क्या क्या चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो आप लोग डिसाइड डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, एंड कमेंट ज़रूर करना है। ओके।